Hello everyone, I am Palak Agarwal and today I'll be discussing the most important topic for every judicial examination. The name of topic is Limitation Act 1963. चाहे कोई भी स्टेट हो, वेदर इट इज पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हर एक स्टेट में आप इस टॉपिक का एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर में हो चाहे वो लॉन्ग आंसर में हो। हाँ जी, तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जो है वो हमें समझना पड़ेगा एंड द नेम ऑफ दैट कंसेप्ट इज सिविल जस्टिस सिस्टम। हाँ जी, देखिए, जब कभी भी आप लिमिटेशन एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपको सबसे पहले एक सिविल जस्टिस के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज सिविल जस्टिस सिस्टम। हाँ जी, देखिए, सिविल जस्टिस सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। द फर्स्ट वन इज राइट, वोलेशन ऑफ राइट, कॉज ऑफ एक्शन एंड रेमेडी। हाँ जी, सबसे पहले हर एक सिटीजन के पास कुछ ना कुछ उसे राइट्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट, राइट टू लिव, राइट टू ड्रिंक वाटर, राइट टू लिव इन प्योर एयर। तो ये कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो मेरे वेरी बेसिक टू बेसिक राइट्स हैं। इनको कोई भी पर्सन, नो पर्सन हैज एनी राइट टू वायलेट दीज राइट्स। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन इन राइट्स को वायलेट करता है, अगर कोई भी पर्सन मेरे राइट्स को वायलेट करता है, वहां पे मेरा एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। हाँ जी, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। कॉज ऑफ एक्शन, अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, देन कॉज ऑफ एक्शन मीन्स लड़ाई का कारण, मेरे झगड़े का कारण। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, ही वॉन्ट्स टू वोट इन द वोटिंग। वो वोटिंग इलेक्शंस चल रहे हैं और वो वोट करना चाहता है और वो वोट करने के लिए जाता है, बट द अथॉरिटीज डिसबार दैट पर्सन फ्रॉम वोटिंग। अथॉरिटीज क्या करती हैं, उसको वोट नहीं करने देती हैं। दैट मीन्स आपने ए का राइट जो है वो राइट टू वोट, वो राइट, वोट करने का राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। दैट मीन्स ए के राइट, वोट को राइट जो है वो, उसका वोट देने का जो राइट है, आपने उसको वॉयलेट किया है और एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? लड़ाई का कारण, झगड़े का कारण। अब इस कॉज ऑफ एक्शन से लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन आपके राइट को वॉयलेट करता है और एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, इन दैट केस वी विल प्रोवाइड यू द रेमेडी। हम आपको एक रेमेडी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए ए को वोट करने जाना था, ए वोट करना चाहता था लेकिन अथॉरिटीज ने उसको वोट करने से रोक दिया। नाउ ए हैज रेमेडी टू क्लेम। ए के पास एक रेमेडी है, वो कोर्ट के अंदर जा सकता है और कोर्ट के अंदर जाके अथॉरिटीज के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि उन्होंने उसको वोट करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन एक्ट को लेकर आते हैं। लिमिटेशन एक्ट का यहाँ पे क्या काम है? अब कोर्ट कहता है कि मैंने आपको एक रेमेडी दे दी, लेकिन आप तो उस रेमेडी को मांगने के लिए कभी भी आ जाओगे। मान लीजिए आपका एक राइट वॉयलेट हुआ 2020 में, मान लीजिए इसी को वोट करने से रोक दिया हमने 2020 में। ये पर्सन आता है 2030 में कि सर 10 साल पहले मुझे इस ऑफिसर ने मुझे वोट नहीं करने दिया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10 साल तक ये पर्सन कहाँ था? फ्रॉम द वेरी 10 years वेयर वॉज दिस पर्सन? ये पर्सन कहाँ था? 10 साल तक अपने राइट को वॉयलेट किया 10 साल पहले, आज ये हमसे रेमेडी मांगने आ रहा है। तो लिमिटेशन एक्ट मुझे क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट कहता है कि भैया मैंने आपको रेमेडी दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन उस रेमेडी को क्लेम करने के लिए हम आपको एक लिमिटेड पीरियड दे रहे हैं। यानी कि अब मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं कि 3 years, यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपको वोट करने से रोकता है तो उसके लिए आपके पास रेमेडी तो है, लेकिन वो रेमेडी आप विद इन 3 years फ्रॉम द अराइजिंग ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन के होने से 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी वो रेमेडी जो है वो एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी। द लिमिटेशन एक्ट सेज दैट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको जो है वो कोर्ट के पास आना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही लटकते लटकते कोर्ट के पास आओगे तो कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और स्टेट का भी टाइम वेस्ट होगा।
तो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट अब हमें क्या बताता है, एक लिमिटेड पीरियड बताता है जिस पीरियड के अंदर आपको कोर्ट के पास आना है अपनी रेमेडी को एग्जॉस्ट करने के लिए। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारे पास व्हाट इज लिमिटेशन। देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अ लॉ ऑफ लिमिटेशन लिमिट्स द टाइम, क्या लिमिट कर रहा है, टाइम, आफ्टर विच अ सूट और प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका सिंपल मीनिंग क्या निकलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप कोर्ट के अंदर कोई भी सूट और प्रोसीडिंग्स नहीं लेके आ सकते हो। इट सिंपली बार्स द जुडिशियल रेमेडी but it neither affects the extrajudicial remedy nor the substantive right itself. अब इस कंसेप्ट के साथ, लिमिटेशन के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। हम फिर से अभी इसके पीछे इसके साथ आएंगे। हाँ जी, ये देखिए हमारे पास लिमिटेशन के साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम नाम देते हैं प्रिस्क्रिप्शन। क्या होता है लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन? देखिए सबसे पहले लिमिटेशन हमने पढ़ा कि लिमिटेशन क्या होता है कि कोर्ट हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रहा है जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको कोर्ट के अंदर आना है। अब लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या कहता है? देखिए हमने ऊपर दो चीजों की बात की, एक तो हमने राइट की बात की, एक हमने रेमेडी की बात की। राइट में हमने कहा कि मेरा एक राइट है और अगर कोई वो राइट वोलेट करता है तो मुझे उसकी रेमेडी मिल जाएगी। देखिए अ लॉ ऑफ लिमिटेशन लिमिट्स द टाइम आफ्टर विच अ सूट और अदर प्रोसीडिंग कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट सिंपली बार्स द जुडिशियल रेमेडी बट इट नीदर अफेक्ट्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी नोर सब्सटेंसिव राइट्स इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल टाइम बार डेट। अब देखिए टाइम बार डेट क्या कहता है इसके अंदर, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। टाइम बार डेट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दिए, ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दिए। अब 3 साल तक ना तो ए ने उससे पैसे मांगे और ना ही बी ने उसको पैसे वापस लौटाए। यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूं, नाउ द डेट हैज बीन बार्ड बाय टाइम, यानी कि अब ये डेट एक टाइम बार्ड डेट बन चुका है जिसके अंदर ना तो ए बी से पैसे मांग सकता है और ना ही बी जो है वो ए को पैसे देने के लिए लायबल है। हाँ जी, दिस इज टाइम बार्ड डेट, यानी कि ए का जो राइट था बी से पैसे लेने के लिए और ए के पास एक रेमेडी थी, कोर्ट की रेमेडी थी, 3 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट के अंदर जा सकता है बी से पैसे मांगने के लिए। अब यहाँ पे 3 साल के बाद ए की ये रेमेडी तो हो गई है खत्म, ये हमने यहाँ पे इस पे क्रॉस लगा दिया, ये रेमेडी इसकी क्या हो गई है, खत्म। लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर इसका ये राइट जो है वो अभी भी बचा हुआ है। दैट मीन्स कि सिर्फ जुडिशियल रेमेडी खत्म हुई है, इसका राइट बी से पैसे लेने का अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि आउटसाइड द कोर्ट हम बात कर रहे हैं, कोर्ट की रेमेडीज खत्म हो गई हैं, अब वो बी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन अभी भी ए हैज द राइट टू क्लेम द मनी फ्रॉम बी। अब वो चाहे उसे दिन में 100 बार फोन करे, चाहे 100 बार दिन में उसके घर पे जाए, ये सब चीजें वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेमेडी खत्म हुई है, उसका राइट खत्म नहीं हुआ है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे लेने के लॉफुल तरीके खत्म हुए हैं, द वेज जो थे उसके पैसे लेने के वो खत्म हुए हैं, लेकिन अभी भी उसका राइट एज इट इज पेंडिंग है कि जैसे कि उसने बी से पैसे अभी भी लेने हैं। हाँ जी, इसका एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन कह सकते हैं, एक अलग कंसेप्ट कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम आपका रेमेडी तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपका राइट भी ले लिया जाएगा, यानी कि उस चीज के ऊपर आपका राइट भी खत्म हो जाएगा। देखिए, द इंडियन लिमिटेशन एक्ट डील्स विद द लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज द लॉ ऑफ लिमिटेशन। A law of prescription prescribes the period
at the expiry of which not only the judicial remedy is barred, remedy तो barred हो ही गई है आपकी, but a substantive right, जो आपका right है, is acquired और extinguish, वो भी आपका खत्म कर दिया गया है। इसके साथ अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो दैट इज एडवर्स पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 20 साल तक, 20 साल लगा लीजिए, 30 साल लगा लीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, ना उसके बारे में कुछ सुना, ना उसके बारे में देखा, ना उसे संभाला, आप यूएस चले गए और इंडिया में जो आपकी फाइल थी, इंडिया में जो भी आपकी जमीन थी, वो यहाँ पे एज इट इज पड़ी रही, उसके ऊपर यहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो है वो अपनी जमीन नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अब रेमेडी भी जा चुकी है और आपका राइट भी जो है वो जा चुका है। क्लियर है सबको? हाँ जी। अब हम पीछे चलते हैं फिर से हमारे ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन पे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन बनाया क्यों गया। हाँ जी, लॉ ऑफ लिमिटेशन को बनाने के दो सबसे बड़े मेन हम रीजंस कह सकते हैं। पहला रीजन ये था कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इसमें स्टेट की ही भलाई है कि जो भी लोगों के राइट्स जो वॉयलेट हुए हैं, जो भी लोगों के राइट्स, वो जल्दी से जल्दी कोर्ट में आके सुलझ जाएं। क्यों सुलझ जाएं लोगों के राइट्स कोर्ट में आके? देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी कोर्ट के अंदर केस आता है, सूट आता है, तो आपको उसे प्रूफ करना पड़ता है, आपको उसे प्रूफ करना पड़ता है एविडेंसेस के थ्रू, विटनेसेस के थ्रू। अब जितनी लेट आप आएंगे कोर्ट में, 10 साल बाद आ रहे हैं, 20 साल बाद आ रहे हैं, आप उसे विटनेसेस से प्रूव करना चाहते हैं। विटनेसेस कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग की मेमोरी फेड भी कर सकती है, वो भूल भी सकता है, चीजें बदल भी सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज बेटर कि आप टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही आ जाओ। क्यों इतनी लेट करना? अगर मान लो कोर्ट आपको एक टाइम पीरियड दे रहा है कि इतने टाइम पीरियड के आप अंदर आ जाइए, तो आप उस टाइम पीरियड के अंदर आ जाओ। जितनी लेट होगी उतना आपका ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट खराब हो सकता है, मेमोरी फेड हो सकती है, एविडेंसेस खराब हो सकता है, जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है वो चेंज हो सकता है, सामने वाली पार्टी कुछ गड़बड़ कर सकती है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप जो है वो हमेशा टाइम पे आइए। वो कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो काम आपको करना है वो आप जल्दी से जल्दी उसको जो है वो खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि अगर where state claims leave the court no time to attend promptly to more recent and urgent cases, creditors and injured parties in general are led to suspect the readiness of the state to enforce their right. अगर आप एक केस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि स्टेट तो हमारी कुछ कर ही नहीं रही है, हमारे लिए गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। इसीलिए हमेशा स्टेट क्या चाहती है? इट इज इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कोर्ट्स ऑल्सो। सबकी भलाई इसमें है कि जो एक टाइम पीरियड है उसी के अंदर आपका केस जो है वो आ जाना चाहिए। एक रोमन मैगजिम है दैट इज इंटरेस्ट रिपब्लिकन सिट फिटनेस लिटियम। हाँ जी, देखिए इसका मतलब क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट रिक्वायर्स दैट अ पीरियड शुड बी पुट टू लिटिगेशन। लिटिगेशन मीन्स सूट, यानी कि एक सूट के ऊपर हमेशा एक लिमिटेशन पीरियड जो है वो लगा दिया जाना चाहिए, जिससे कि स्टेट जो है वो प्रॉपर जस्टिस जो है वो कर सके, जुडिशरी जो है वो प्रॉपर जस्टिस कर सके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, एक और हमारे पास यहाँ पे है कि द डेथ ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस, द डेथ ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस, the loss of the destruction of documents, the fading of memory in the course of the time render such a limit highly expedient for putting a limit to the litigation. तो litigation के ऊपर हमेशा एक एक्सपीडियंट लिमिट होनी चाहिए जिससे कि ये सब चीजें ना हो। क्या चीजें ना हो? पार्टीज और विटनेस की डेथ ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, किसका? डॉक्यूमेंट्स का, मेमोरी फेडिंग ना हो। तो इसीलिए हमेशा जो है वो क्या होना चाहिए? एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। हाँ जी, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हाँ जी, एक नया कंसेप्ट, नया नहीं कहूंगी मैं, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये कह सकते हैं कि ये जुडिशरी के एग्जाम के लिए कंपल्सरी क्वेश्चन है। ये एज इट इज ही ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, जो कहता है कि लिमिटेशन बार करता है रेमेडी को बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट।
लिमिटेशन जो है वो रेमेडी को बार करता है लेकिन आपके राइट को बार नहीं करता है। इसकी एक्सेप्शन में आप लोग लिख सकते हैं सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है। यानी कि लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहता है कि आपकी रेमेडी तो बार हो ही जाएगी, उसके साथ साथ आपका राइट भी जो है वो भी आपका बार हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेशन एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। लिमिटेशन और क्रिमिनल प्रोसीडिंग का क्या लिंक है? देखिए, जो लिमिटेशन एक्ट है वो बेसिकली हमारा सिविल प्रोसीडिंग्स के ऊपर लगता है। सिविल प्रोसीडिंग्स के ऊपर लगता है। क्यों लगता है सिविल के ऊपर और क्रिमिनल के ऊपर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर मान लीजिए ए ने एक मर्डर किया और हमने मर्डर के ऊपर लिमिटेशन लगाया हुआ है 10 साल का, कि 10 साल का लिमिटेशन पीरियड है कि अगर मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया तो बी के घर वालों को 10 साल के अंदर अंदर ए के ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 10 साल तक ए जो है वो बी के सामने ही नहीं आया, पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई, उसने अपने आप को छुपा लिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मैं 10 साल तक अगर कहीं छुप जाऊंगा तो मेरी पूरी जिंदगी बच जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो भी अगर हम लिमिटेशन पीरियड लगा रहे हैं तो उससे तो एक्यूज्ड बच के निकल रहा है। देखिए, the Indian Limitation Act is not applicable to criminal proceeding. The reason is that it is undesirable that the persons who have been guilty of serious crimes should be free from the clutches of the long arms of the law after a few years. That would be rather an encouragement to evildoers. अब अगर एक एक्यूज्ड को पता है कि अगर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए बचा रहेगा, अगर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए छुप जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर केस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन पीरियड लगा हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर लिमिटेशन पीरियड को ले आते हैं, इन दैट केस इट इज अ शेयर केस ऑफ इनजस्टिस टू द विक्टिम। इसीलिए हमने सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 467 से 473 के अंदर हम लिमिटेशन पीरियड को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड लिमिटेशन का आपको दिया गया है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हम एक स्टैट्यूट को किस तरीके से पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि आपको लिमिटेशन एक्ट को बहुत ही ज्यादा लिबरल तरीके से भी नहीं पढ़ना है और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से भी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको हमेशा स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंगली चलते हुए जो भी इक्विटेबल कंसिडरेशंस हैं, यानी कि जो भी सही है, इक्विटी जो कहता है जो सही है वही हमेशा आपको लेके चलना है। क्यों लेके चलना है? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि हमें हमारा प्रोसीजर बताता है, जो कि हमें ये बताता है कि हमें अपनी रेमेडी मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी ड्यू टू टाइम पीरियड। देखिए, कहावत भी है कि जो सोवत है वो खोवत है, कि जो सोता है फिर वो खोता है। तो अगर आप एक टाइम पीरियड तक सो रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको कोर्ट के अंदर जाना है, आपको केस फाइल करना है, और फिर एकदम से आप जागते हो, सोचते हो मैं तो लेट हो गया, मुझे तो केस करना था। नाउ द कोर्ट विल नॉट हेल्प यू। कोर्ट क्या, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है जी। तो इसीलिए आपको आपके टाइम पीरियड के बारे में, अपने सूट्स के बारे में और अपने हर एक लिमिटेशन पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका एक राइट वायलेट हुआ है और आपको इसके अंदर जो है वो अपने आप को रेमेडी कोर्ट से लेनी है। ठीक है जी। हाँ जी, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू आपको सारा इंट्रोडक्शन का दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हमारे जो भी डेफिनेशन पार्ट होगा उसे हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। हाँ जी, थैंक यू।